गुड मॉर्निंग। कल चैप्टर हमने डिस्कस किया था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया था। अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज और एवरी लैंग्वेज हैज सर्टेन रूल ऑफ ग्रामर। सिमिलरली, in order to understand accounting information and for maintaining uniformity and consistency, certain principles are needed in accounting। बताया था कल। अकाउंटिंग को दो भागों में बांट लिया, कंसेप्ट और कन्वेंशन। फंडामेंटल कंसेप्ट बताए थे, तीन होते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। इसको एजम्पशंस भी बोलते हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस या एक्रूअल एजम्पशन। दीज आर दी फंडामेंटल एजम्पशंस। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए इंडिफिनिट पीरियड and there is no intention to close the business or downsize its operation significantly। बिजनेस चलता रहना है, ना उसको बंद करना है, ना उसके किसी सिग्निफिकेंट को कम करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। ये बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है। दूसरा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड, जब जो सेलेक्ट करेंगे वो अडॉप्ट करेंगे, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। वो ईयर आफ्टर ईयर वही अप्लाई करेंगे। और एक्रूअल एजम्पशंस कहता है कि ट्रांजैक्शन उसी समय रिकॉर्ड करेंगे जब वो हुए हैं, ना कि जब उनका सेटलमेंट हुआ है तब रिकॉर्ड करेंगे। ये दीज आर दी फंडामेंटल एजम्पशंस। टुडे वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल अदर्स। ये 11 प्रिंसिपल्स हैं, इनके विषय में आज डिस्कस करेंगे। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। Accounting entity or business entity principle. According to business entity principle, business is considered to be a separate from its owner। मालिक बिजनेस नहीं होता, बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑफ द ओनर्स। ओनर के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओनर्स बीइंग द रिगार्ड्स एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसीडर एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जितनी उसकी कैपिटल उतने अमाउंट तक के लिए उसको क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस के लिए। देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया और जो प्रॉफिट अर्न किया है उससे उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। एंड डेबिट किया जाता है बाय ड्राइंग मेड। जो ड्राइंग मतलब होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है उसे ड्राइंग कहते हैं, उसको डेबिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज ए लाइबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेज टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर। जो कैपिटल में क्रेडिट करते हैं वो प्रोप्राइटर के प्रति लाइबिलिटी हो जाती है। दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू एवरी फॉर्म इंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ये सब जगह अप्लाई किया जाता है सारे इंटरप्राइजेज में, इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है जो एक व्यक्ति काम करता है उसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सेकंड होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द इंटरप्राइजेज। मनी के टर्म्स में मेजर किया जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मनी इज द कॉमन
denominator in recording and reporting of transactions. This principle suffer from two major limitations. क्या major limitations हैं? Transaction elements that cannot be measured in money terms are not recorded in the books of account. जो ट्रांजेक्शन या इवेंट मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किए जा सकते हैं उनको नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा. हाउएवर इम्पॉर्टेंट दे में बी टू द इंटरप्राइजेस, जबकि वो इंटरप्राइजेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज with the enterprises are important to the enterprises but are not reflected in the financial statement because they cannot be measured and expressed in money terms. ह्यूमन रिसोर्सेज को मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव ए स्टैटिक वैल्यू एज ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट. जिस ट्रांजेक्शन डेट पर जितनी वैल्यू के ट्रांजेक्शन किए गए उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है. थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब बिजनेस को चलते रहना, उसको बंद नहीं करना है, ना ही उसके सिग्निफिकेंट किसी को कम करना है. तो अब अकाउंट तो बनाए जाएंगे साल भर में, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है, प्रिंसिपल कहता है, according to the accounting period principle, the life of enterprises is broken into small period so that its performance is measured at regular interval. ताकि उसकी परफॉर्मेंस रेगुलर इंटरवल में बिजनेस की मेजर की जा सके. द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस आर मेंटेन फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करके मेंटेन किया था. मीनिंग द एंटरप्राइजेस शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज़ फॉर ए अपॉर्चुन फ्यूचर. मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेगा फ्यूचर में भी. यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, especially the management and banks, require information from the accounts at regular intervals so that decision can be taken at the appropriate time, ताकि वो appropriate समय पर decision ले सके. The management require information at regular interval to assess the performance. परफॉर्मेंस को assess करने के लिए उसको information चाहिए. फंड रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए. बैंक रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन periodically because they have been invested money, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, and have to ensure it safety and return, अपनी सेफ्टी और रिटर्न को इंश्योर करने के लिए. Similarly, government has access to tax dues from the enterprises. इंटरप्राइजेस में कितने टैक्स ड्यू हैं उसको एसेस करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है. In view of the above, the life of the enterprises is broken into small period. यूजुअली एक साल का होता है, विच इज़ टर्म एज अकाउंटिंग पीरियड. उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं. तो अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि लाइफ ऑफ इंटरप्राइजेस को एक टाइम इंटरवल में ब्रोकन कर लेंगे जो 12 महीने का होगा, और एट द एंड ऑफ दैट पीरियड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है. नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी. जो एंटिटी के इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड हैं उनके सारी चीज़ों का फुल डिस्क्लोजर किया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड. वेदर information should be disclosed or not always depend on the materiality of the information. Disclosure of material information will result in better understanding. For example, the reason for low turnover should be disclosed. मतलब कम अगर सेल हो रही है तो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा. ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन या प्रिंसिपल, financial statement should be prepared
and to that end full disclosure all significant information should be made. ये इसका मतलब हुआ। ठीक, नेक्स्ट होता है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। पांचवा, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जो भी आइटम्स या इवेंट्स होंगे हैविंग ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, वो सारे डिस्क्लोज किए जाएंगे। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल रिफर टू द रेलेवेंट इम्पोर्टेंस of an item or an event according to the American Accounting Association. An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. Thus, whether an item is material or not will be depend on its nature and amount. वो मटेरियल रखता है, महत्व रखता है कि नहीं रखता, ये डिपेंड करता है उसके नेचर और अमाउंट पे। इट्स दस मीन्स दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज़ नॉट, एंड ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। वही आइटम डिस्क्लोज किए जाएंगे जिनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा हो, आर एट रिलेवेंट टू द यूजर्स, जो यूजर्स से रिलेटेड होंगे। एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर एन इंटरप्राइजेज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर। इंटरप्राइजेज के लिए तो महत्वपूर्ण है पर दूसरे के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, इससे मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब अमाउंट एक्सपेंड किया तुमने बिल्डिंग को रिपेयर करने में 2.5 लाख रुपए। इट इज़ ए मटेरियल फॉर इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज के लिए माने रखता है क्योंकि वो बनवाना, बिल्डिंग को ठीक कराना जरूरी था। हैविंग ए टर्नओवर से 10 लाख है, जबकि उसकी सेल जो है 10 लाख है, बट इट इज़ नॉट मटेरियल फॉर एन इंटरप्राइजेज हैविंग ए टर्नओवर आपसे 1.5 करोड़ हो, 10 लाख हो चाहे 1.5 करोड़ हो सेल, इससे कोई मतलब नहीं। वो ज़रूरी था रिपेयर कराना इसलिए कराया गया, इसको शुड बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इंटरप्राइजेज प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं कर सकती है, बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उसका प्रोविज़न करेगा। ये फुल प्रूडेंस या कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है। प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज मैनी एन आइटम डिस्क्राइब यूजिंग द फेस डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। कोई भी इंटरप्राइजेज प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं कर सकता है, परंतु उसके जो पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए वो प्रोविज़न कर सकता है। ये प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कास्ट और नॉट रियलाइजेबल वैल्यू से, और marketing the provision for doubtful debt and discount on debtors is anticipated to bad and discount. Prudence or conservation principle prescribe that anticipation expenses and losses should be accounted. जो भी भविष्य में हमको लॉसेज या एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनके विषय में हम अकाउंटिंग करेंगे, परंतु फ्यूचर में प्रॉफिट हमको होगा इसका हम एंटीसिपेशन नहीं कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस इसका एंटीसिपेशन नहीं करेगा, ये कहा जाता है प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। ठीक, नेक्स्ट है कास्ट कंसेप्ट, इसको हम हिस्टोरिकल कास्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। देखिए, कास्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट कास्ट प्राइस विच इज़ द कास्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मैंने परचेज करने की जो कास्ट है लेस डेप्रिसिएशन, और उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, जो यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसको घटा दिया जाता है और उस तरीके शो किया जाता है। ये कास्ट कंसेप्ट कहता है।
According to the caste concept, an asset is recorded in the books of account at price paid to acquire it. जो प्राइस हमने पे किया उसको खरीदने में. And the caste is the basis for all subsequent accounting of the assets. Asset is recorded at cost at the time of its purchase, but is less depreciation. Depreciation उसको घटा के शो करेंगे. ये आपका कहता है कास्ट प्रिंसिपल. नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट. मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो कास्ट इंकर्ड किया है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड शुड बी सेट आउट अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड टू असर्टेन द प्रॉफिट. जो कास्ट जिस पीरियड की इंकर्ड की गई है उस पीरियड के ही रेवेन्यू से उसको सेट ऑफ करेंगे ताकि उसको एग्जैक्ट और करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता लग सके. ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस is to determine profit periodically. It is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period to determine correct profit or loss for the accounting period. Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. जो रेवेन्यू उसी पीरियड का मैच किया जाएगा जिस पीरियड के अर्न करने के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है रेवेन्यू अर्न करने के लिए. इट इज़ नॉट रिलेवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव. पेमेंट आपने किया है कि नहीं किया है, पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं रिसीव हुआ, इससे मतलब नहीं होता है. उस पीरियड की जो रेवेन्यू होगी उसी पीरियड के एक्सपेंसेस से उसको सेट ऑफ किया जाएगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. Therefore, as per this concept, adjustments are made for all outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, advance income. इन सब के एडजस्टमेंट किए जाते हैं ताकि करेक्ट प्रॉफिट पता लग सके. In briefly, according to this concept, the expenses of an accounting period are matched against the related revenue, rather than cash received or cash paid or not. This concept should be followed while preparing financial statement to have a true and fair view of the profitability and financial position of the business. बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ताकि करेक्ट पता लग सके ये कंसेप्ट बनाया जाता है. ये अदर प्रिंसिपल्स हैं जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें अप्लाई होते हैं. नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल. डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. एक एस्पेक्ट रिसीविंग होता है, दूसरा गिविंग होता है. रिसीविंग एस्पेक्ट मतलब डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट होता है. दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने को हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइजेज has two aspects, a debit and credit of equal amount. Similarly stated, every debit there is a credit of equal amount in one or more account. एक जितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, या जितने से क्रेडिट करेंगे उतने से डेबिट ही होगा. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि राहुल स्टार्टेड ए बिजनेस with a capital of rupees 1 lakh. There are two aspects of transaction. On one hand, the business has assets 1 lakh, that is a cash, while another hand, it has a liability towards the Rahul 1 lakh, that is called the capital. तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल को इक्विटी कहते हैं, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स. एसेट मतलब क्या है? कैश. तो कैपिटल इज इक्वल टू कैश. इसी तरीके सपोज फॉर द इंटरप्राइजेज बारोज मैंने होता लोन लेना, अमाउंट फ्रॉम बैंक, इट्स एसेट विल इंक्रीज बट दिस विल रिमेन
that out of the total assets, amount equal to borrowing is payable to the outsider. तो उसको इस तरीके हम शो कर सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब आउट क्लेम फॉर आउटसाइडर, दैट इज द लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी, उसे लाइबिलिटी कहते हैं. तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मतलब कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है. तो ओनर्स इक्विटी प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर, दैट इज द लाइबिलिटी, इज इक्वल टू एसेट्स, या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मतलब ओनर्स इक्विटी प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर. दोनों ही एस्पेक्ट को जिस सिस्टम में बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. तो डुअल एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट. वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड while the other aspect of transaction is credited with the equal amount. That concept is called dual aspect concept. उसे हम dual aspect concept कहते हैं. नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न. जिस पीरियड की रेवेन्यू उसी पीरियड की रिकॉग्नाइज की जाएगी जिस पीरियड में वो अर्न की गई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड. चाहे उस पीरियड में वो रिसीव हुई हो या न हुई हो, उसी पीरियड की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट कहता है. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव दैट अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड. It is to be noted that recognized revenue and receipt of an amount are two separate aspects. Let us take an example to understand. An enterprises sell goods in फरवरी 2018. एक इंटरप्राइजेज ने फरवरी 2018 में गुड्स को बेचा. एंड रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल 18 और अप्रैल 18 में उसने पैसा रिसीव किया. तो रेवेन्यू ऑफ दिस सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज इन फरवरी 18. इस रेवेन्यू फरवरी 18 की ही रिकॉग्नाइज की जाएगी. क्यों? क्योंकि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 18. क्योंकि उसी समय हमने उसको फरवरी 18 में ही बेचा था, तो उसी समय उसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ये नहीं देखा जाएगा कि उसका पेमेंट कब मिला है, इससे मतलब नहीं होता है. तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज कंसेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट इज़ अर्न. रेवेन्यू उसी पीरियड की रिकॉग्नाइज की जाएगी जिस पीरियड में वो अर्न की गई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड. चाहे उस पीरियड में वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, इससे मतलब नहीं है. और लास्ट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट. वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहता है देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन का एक उद्देश्यपूर्ण ट्रांजेक्शन होना चाहिए विच आर कैपेबल टू वेरिफिकेशन, और जो इस लायक हो जिसको आप वेरिफिकेशन करा सको, जिसको आप दिखा सको. ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कहता है. द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस. Measurement that are based on verifiable evidence are regarded as objective. It means all accounting transactions should be evidenced. Evidence मतलब proof होना चाहिए and supported by the business document. These supporting document क्या होते हैं? जैसे कैश सेल करोगे तो कैश मेमो, परचेज करोगे तो बिल, सेल करोगे तो इनवाइस, दीज तो बिल, इनवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, दीज आर दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं. तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट कहता है कि देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए विच आर कैपेबल टू वेरिफिकेशन, और जो वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो, जिसको आप वेरीफाई करा सको. आज इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, कल बताएंगे व्हाट इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके ऑब्जेक्ट क्या है,
और नेसेसिटी क्या है, इसका डिस्कशन कल करेंगे। टुडे केवल 11 प्रिंसिपल बताए हैं। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी, जिसे हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। सेकंड, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कास्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल एंड वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। दीज आर द 11 प्रिंसिपल along with the फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल बता चुका हूँ, 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्यूरल कंसेप्ट। एजम्पशन और कंसेप्ट बोथ आर द सेम चीज। ओके।